हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके संकल्प। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसके संकल्प में आप लोगों का स्वागत है। हमारे अभी तक इकोनॉमिक्स के मे बी 12 के समथिंग लेक्चर हो चुके थे। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आई होप, आशा कर रहा हूँ कि आपने पॉवर्टी वाला लेक्चर जो है वो आपने देख लिया होगा, उसी से लिंक है। क्या हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, चलिए बात करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था पॉवर्टी। हम बात कर रहे थे निर्धनता की, गरीबी की। तो पॉवर्टी में मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट पढ़ाए थे कि पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, पॉवर्टी के मापन हेतु जो पैमाने हैं वो कितने हैं, पॉवर्टी के कारण, पॉवर्टी के दुष्प्रभाव, इम्पैक्ट मतलब कि उपाय, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। और उसमें जो मैंने दो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें आपका था एक निरपेक्ष निर्धनता। ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है सब। और दूसरा जो है सापेक्ष निर्धनता। ठीक है, ये दोनों मैंने पिछले लेक्चर में जो है आपसे इनकी डेफिनेशन बिल्कुल आपसे साझा की है। सापेक्ष निर्धनता में मैंने आपको दो चीज़ें और बताई थी, इसको समझना था। एक आपका था लोरेंज वक्र जो सबसे मुख्य है, और एक आपका था गिनी गुणांक। आज की क्लास जो है हमारा इन्हीं पर बेस्ड होनी है। मैंने आपसे उस टाइम पर बोला था कि आज जो हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं, मतलब कल, और आज हम थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन पढ़ेंगे जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। ये आपका सापेक्ष निर्धनता को निर्धारित करने का एक तरीका है, लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। इनको समझेंगे आप। सापेक्ष निर्धनता का मतलब यह है कोई भी व्यक्ति किसी के सापेक्ष जो है गरीब या अमीर जरूर होगा। मैं किसी से गरीब हूँगा, मैं किसी से अमीर भी हूँगा, ये सारी चीज़ें होंगी। आप भी किसी से ज़रूर अमीर होंगे और किसी से गरीब भी ज़रूर होंगे। तो उसके सापेक्ष जिसके आप गरीब हैं तो आपकी उसके कंपैरिजन में क्या है, आप सापेक्ष निर्धनता क्या है, आप निर्धन। लेकिन आपकी कंपैरिजन में जो आपसे गरीब है वो आपकी कंपेयर में क्या है, सापेक्ष निर्धन है। ठीक है, तो मुझे ले लो, मेरे से छोटा अगर कोई बेचारा गरीब है तो मेरी कंपैरिजन में सापेक्ष निर्धन है। मेरे से ऊपर अगर कोई है तो मैं उसकी कंपैरिजन में सापेक्ष निर्धन हूँ। पर्टिकुलर भले ही वो भी ना हो, मैं भी ना हूँ, थर्ड पर्सन भी ना हो, पर्टिकुलर देखा जाए कि ठीक ठाक चल रहा है, पोषण भी मिलता है, खाना भी मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है, वस्त्र भी मिलता है और आवास भी मिलता है, तो निर्धन नहीं है। लेकिन किसी के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो हर कोई आपको गरीब मिलेगा। अंबानी भी गरीब मिलेगा, सलमान खान भी गरीब मिलेगा, बड़े बड़े पैसे वाले गरीब मिलेंगे अगर आप किसी के सापेक्ष देखेंगे, क्योंकि वो किसी न किसी के गरीब जरूर होंगे, किसी की न किसी के कंपेरिजन में निर्धन जरूर होंगे। तो सापेक्ष का हमारा यही था। इसमें हमें आपको लोरेंज वक्र देखना है और गिनी गुणांक देखना है। ये दो चीज़ें देखनी है, इसके बाद हमारी क्लास कंप्लीट होएगी। इसी के साथ इसमें जो हमें देखनी है, तीसरी चीज़ जो देखनी है वो देखनी है हमें समिति, कमेटी। ठीक है, ये जरूर देखनी है। तो इसको हम देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा आप। उसके बाद इसको भी हम पिछले लेक्चर को देख चुके हैं, डेफिनेशन वगैरह इसके बारे में। ये और ये रह चुका था, और ये इन तीन चीज़ों को समझेंगे। इसको तो समिति समझते हैं पहले। समिति क्या है, पहले समिति समझ लेते हैं। उसके बाद जो हम लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक पे पूरी क्लास निकाल देंगे। समिति समझ लेते हैं। समिति से क्या मतलब कह रहा हूं मैं, कमेटी से आपसे मैं क्या मतलब कह रहा हूं। कमेटी से मेरा तात्पर्य है, कमेटी से मेरा मीनिंग है कि हमारी सरकार ने 1947 के बाद निर्धनता के मापन हेतु बहुत सारी कमेटियां बनाई थी। निर्धनता के मापन हेतु बहुत सारी क्या बनाई थी, कमेटी बनाई थी कि हमारे देश में कितनी निर्धनता व्याप्त है। तो वो समय समय में कमेटी बनाई गई। कमेटी क्या, एक कमिटमेंट, एक उद्देश्य दिया गया उनको, एक मोटिव दिया गया कि आप जो है देश में गरीबी पता लगाओ कि कितनी, कहाँ पर, किस तरीके से व्याप्त है या किस लेवल की व्याप्त है। तो समय समय पर हमारी सरकार ने 1947 के बाद बहुत सी कमेटियां बनाई हैं। उन कमेटियों ने अलग अलग अपनी रिपोर्ट्स दी है और ये भी कहा है कि इतनी गरीबी है, इसके लिए सुझाव ये है। ठीक है, वो सारे काम कमेटी करती थी जिस उद्देश्य से उसको बनाया जाता था। तो बहुत सारी कमेटियां बनी हैं, उन कमेटियों को जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम मेन चीज़ पढ़ेंगे लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, ये थोड़ा सा मैं लीक से हट के बताऊंगा। आपका 1867 मतलब कि 1867 में पहली बार निर्धनता का जो अध्ययन हुआ है, पहली बार जो निर्धनता का अध्ययन हुआ है भारत के अंदर, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ है। दादा भाई नौरोजी, ये महाराष्ट्र के थे, पारसी थे।
इन्होंने जो है भारत के अंदर दादा भाई नौरोजी ने निर्धनता का अध्ययन किया फर्स्ट टाइम 1867। और उसी टाइम पर इन्होंने एक फेमस, जिसको सब लोग जानते हैं, जितने भी पढ़ते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, एक बुक निकाली निर्धनता पर अध्ययन करने के बाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। पॉवर्टी तो वही कि निर्धनता जो भारत में व्याप्त है, अन ब्रिटिश रूल का मतलब कि भारत में जो अन ब्रिटिश रूल, क्योंकि 1867 में हम गुलाम थे। अन ब्रिटिश रूल का मतलब भारत में आपके ब्रिटेन वालों ने जो अन ब्रिटिश रूल जो यहाँ पर लागू कर रखा था, इंप्लीमेंट कर रखा था, उसके खिलाफ एक तरीके से ये बुक में लिखा गया था कि हमारे यहाँ आप अन ब्रिटिश रूल लागू ना करके ब्रिटिश रूल लागू करो, अन ब्रिटिश रूल नहीं। ब्रिटिश रूल का मतलब ये है, अगर आप ब्रिटेन में जाके उस टाइम पर भी देखते हैं और आज भी देखोगे, उसी टाइम की मैं बात करूंगा, तो उस टाइम पर आपका ब्रिटिश रूल का मतलब सबको अधिकार थे, सबको एजुकेशन, सबको शिक्षा, सबको मानवता, ह्यूमैनिटी, शिक्षा, आपके स्वतंत्रता, सारे जो एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब वहाँ पे उनको मिलते थे। लेकिन भारत में जब वही ब्रिटिश आके यहाँ पे शासन कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन में शासन कर रहे हैं तो वहाँ सब कुछ दे रखा है, यहाँ पे आके शासन कर रहे हैं भारत में, तो वही ब्रिटिश शासन लागू करो ना, जो वहाँ पे ब्रिटिश शासन लागू कर रखा है, जहाँ पे सब कुछ उनको अधिकार मिलते हैं, भारत में भी वही लागू करो। भारत में आपने वो कर नहीं रखा, आपने क्या कर रखा है, ब्रिटिश रूल की जगह अन ब्रिटिश रूल। तो इस अन ब्रिटिश की जगह आपको ब्रिटिश रूल लागू करना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर कौन सा रखा था, अन ब्रिटिश रूल, मतलब कि कोई अधिकार नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई आपकी स्वतंत्रता नहीं, कोई आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं। तो वो आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल बहुत फेमस उस टाइम की बुक थी, जो दादा भाई नौरोजी ने आपकी स्टार्ट की थी। ये नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2 पे चलते हैं हम। नीलकांत दांडेकर एवं B.M. रथ फॉर्मूला 1971, एक तरीके की कमेटी थी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, पहला आपको समझ आ चुका होगा, दूसरा देखते हैं नीलकांत दांडेकर एवं B.M. रथ फॉर्मूला 1971। इसने क्या बात कही होगी, इसने तो वही गरीबी का पैमाना देखा होगा, निर्धनता का यहाँ पर पैमाना देखा होगा, और उसको सुझाव के रूप में कोई ना कोई बात बोली होगी कि ये चीज़ जो है होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि इन्होंने जो कहा था, जब अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की या रिपोर्ट दी सरकार को, तो इन्होंने कहा कि 2250 पर व्यक्ति 2250 पर व्यक्ति औसत, यहां पे और लगा रहा हूं मैं, अगर 2250 प्रति व्यक्ति कैलोरी का अगर कोई व्यक्ति उपयोग कर रहा है पूरे दिन में, प्रति व्यक्ति पर डे, प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पूरे दिन में 2250 औसत कैलोरी का बर्न कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है, खा रहा है, उसको इतनी उसे एनर्जी मिल रही है, कैलोरी मिल रही है, तो उस स्थिति में वो क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर। अगर हाँ उसको पूरे दिन में 2250 कैलोरी भी नहीं मिल पा रही है, 2250 एनर्जी भी नहीं मिल पा रही है, 2250 एनर्जी भी नहीं मिल पा रही है, तो आपकी उस स्थिति में वो आपका गरीब है, निर्धन है। अगर उसको 2250, क्योंकि आपके किसी भी व्यक्ति को मानसिक, किसी भी व्यक्ति को बॉडी को चलाने के लिए, उसको सेल्स को मूवमेंट करने के लिए, उसके टिश्यू का लगातार काम करने के लिए इतनी मिनिमम उपभोग की ज़रूरत है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें खा ले जिसमें उसकी 2250 फुलफिल हो जाए कैलोरी पूरे दिन की। अगर ये मिल रही है तो इट मीन्स कि वो गरीबी रेखा का जो निर्धनता की जो पॉवर्टी लाइन है उससे वो ऊपर है। लेकिन 2250 में अगर कम हो जाती है, 2200, 2150, 2100 या उस सब के बाद जितना भी नीचे, तो इट मीन्स कि वो क्या है, आपका पॉवर्टी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। तो ये पहली आपकी निर्धारित की गई थी। अगली जो है तीसरी, बाइकेलेह गैस समिति, हल्का हल्का देख रहे हैं हम, 1917। इन्होंने जो है ये जो निर्धारित की थी, ये बेटा एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा आप, शहर मतलब कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों के लिए औसत इतनी निर्धारित की थी, दोनों के लिए इतनी निर्धारित की थी। लेकिन बाइके अलग समिति ने कुछ अलग कर दिया और इसने जो है आपकी 2400 और 2100, ये आपकी ग्रामीण
और ये आपकी शहरी के लिए क्या कर दी, पर व्यक्ति, यहां पर आप इस हिसाब से लिख लेना 2400 कैलोरी अगर किसी व्यक्ति को, ग्रामीण व्यक्ति को पूरे दिन में मिल रही है तो वो आपकी क्या है, निर्धनता की रेखा से ऊपर है। अगर किसी शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी मिल रही है या 2150, ये डाटा फ्लक्चुएट करता रहता है, 2150 मान लो या 2100, अगर इतनी कैलोरी मिल रही है, किलो कैलोरी मिल रही है, तो इट मीन्स क्या है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर इससे कम हो गई, 2000 हो गई, और ग्रामीण वासियों की 2400 से 2300 हो गई, तो उस स्थिति में ये क्या हो जाएंगे, गरीबी रेखा से निर्धन हो जाएंगे। ये पर्सनैलिटी क्यों, ये पर्सनैलिटी नहीं है, क्यों, गांव के लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं तो उनको एनर्जी बर्न करने के लिए ज़्यादा कैलोरी चाहिए। शहर के लोग इतनी मेहनत नहीं करते हैं, उसी कंपैरिजन में कि अगर वो इतनी भी कैलोरी यूज़ कर लेते, इतनी कैलोरी भी खा लेते हैं या उनको मिल जाती है, तो वो निर्धनता के ऊपर है। ग्रामीण लोगों को इतनी चाहिए क्योंकि वो मेहनत खेत वगैरह में जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उनकी एनर्जी बर्न होती है। तो इनको ज़्यादा कैलोरी, इनको कम कैलोरी, लेकिन इतने में अगर सबको मिल रही है 2400 और 2150 2100 मिल रही है, तो ये क्या है, निर्धनता के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका शहरी और ग्रामीण के लिए इसमें यही खास बात थी, अलग कर दिया था। आगे जो है हम अगली समिति देखेंगे। ये ध्यान रखना है बेटा, जितनी भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट तो है ही, नो डाउट, बट ये कैसे है, ये ऐसे है कि सरकार ने भी लगातार कुछ काम किए हैं। ऐसा नहीं है 19, जैसे कि बोला जाता है आज की सरकार के द्वारा कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ, तो पहले लगातार काम हुए हैं गरीबी को लेकर। कल भी बताया था मैंने आपको, मनरेगा आपका इसी तरीके से पंचायती राज, और ऐसी मैंने बहुत सारी आपको हरित क्रांति, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। काम किसके लिए होता है, गरीबी दूर करने के लिए। पंचवर्षीय योजना जो बनती थी वो भी गरीबी को दूर करने के लिए बनती थी। अगला जो है आपका 4th, ये आपकी तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति 2004, तेंदुलकर समिति 2004। इसका जो है, इसने कुछ अलग कर दिया। इसने क्या कर दिया, कुछ अलग कर दिया, सॉरी, इसने क्या किया, इसका जो उपभोग जो करते थे लोग, वो क्या करते थे, कुछ खाने पीने का करते थे कि अगर उसको ये खाना पीना अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि वो गरीब नहीं है। लेकिन इसने जो वो उपभोग की जो टोकरी है वो बढ़ा दी, उपभोग की क्या कर दी, टोकरी बढ़ा दी, लिविंग कॉस्ट बढ़ा दी। इस कमेटी ने कहा ऐसा करो। कमेटी जो है अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देती है, सरकार माने या ना माने वो दो अलग चीज़ें होती हैं। तो उपभोग की इसने कैटेगरी बढ़ा दी, इसने कहा कि पोषण तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये तो मिलना ही चाहिए, स्वास्थ्य भी मिलना चाहिए, शिक्षा भी मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह की इसने बातें जोड़ दी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाके कोई बात बनेगी। आप सिर्फ ये नहीं, सरकार से ही बोल रही है अपनी रिकमेंडेशन रिपोर्ट में कि आप जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाओ लोगों का, जिससे कि वो उनकी गरीबी नहीं दिखे, गरीबी से ऊपर आ जाए। वो उनको क्या क्या होना चाहिए, उनको गरीब तब नहीं कहा जाएगा जब उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिल रही हो, शिक्षा सुविधाएं भी मिल रही हो और पोषण सुविधाएं भी मिल रही हो। बस गरीब तब नहीं कहा जाएगा कि मतलब इसी आधार पर नहीं कह देंगे कि उसको सिर्फ पोषण नहीं मिल रहा। गरीब तब भी कहा जाएगा जब उसको शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं भी ना मिले। तो उसने जो है थोड़ा सा अप लेवल होकर बात की इस कमेटी ने, कि उसने जो है उपभोग की टोकरी बढ़ा दी, टोकरी में स्वास्थ्य भी रख दिया और शिक्षा भी रख दी। ठीक है, एक दो पॉइंट और हैं, वो इतना खास नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। तो उपभोग में इसने क्या किया, 33 रुपये पर डे शहरी और 27 रुपये पर डे ग्रामीण। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति, इस रिकमेंडेशन इस कमेटी ने दी सरकार को कि अगर कोई 33 रुपये पर डे के हिसाब से, अगर 33 रुपये पर डे के हिसाब से अगर खर्च कर रहा है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, तो वो क्या है, आपका गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर है। अगर 33 से कम करता है तो वो आपका क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है, गरीब है, मतलब निर्धन है। तो 33 रुपये पर डे खर्च करने वाला व्यक्ति जो है गरीब नहीं है। ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ। गरीब में अगर 27 रुपये पर डे भी अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर खर्च कर रहा है किसी भी तरीके से उपभोग के मामले में, तो वो आपका क्या है, गरीब नहीं। लेकिन 27 से नीचे अगर जैसी खर्च करता है वो, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका गरीब हो जाता है। जैसे 33 रुपये अगर पर डे निकालोगे तो एक महीने में टोटल 1000 रुपये अगर वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर, एक महीने में 1000 रुपये, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निर्धन नहीं होगा। ऐसे अगर 27 रुपये काउंट करोगे तो 800 के समथिंग कुछ निकल कर आएगा। तो 800 अगर कुछ
निकल के आएगा, तो वो अगर इतने कर रहा है तो वो आपका क्या है, निर्धन नहीं है। समझ लो आप, इतने अगर कर रहा है तो निर्धन नहीं है, अगर इससे नीचे कर रहा है तो निर्धन है। ये इसकी रिकमेंडेशन थी, कौन सी, तेंदुलकर समिति की। अगली जो है हमारी रंगराजन समिति। रंगराजन समिति ये जो थी आपकी 2012 में, इसने भी फिर स्तर देखा, चेक किया, जाना पहचाना। इसने क्या किया, इसने इस उपभोग को यही रहने दिया कि पोषण ही होना चाहिए गरीबी का आधार, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। पिछली कमेटी को एक तरीके से इस तरीके का तंज किया कसा कि ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपको पोषण के ही आधार पर क्या करनी है, गरीबी निर्धारित करनी है। क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो संस्था है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, यूनाइटेड नेशन भी जो है, जो आपका गरीबी की जो रेखा निर्धारित करती है वो भी सिर्फ पोषण के आधार पर करती है, ना कि स्वास्थ्य की और शिक्षा की, इन सारी इनकी बातें करती है वो। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना आप। तो इसलिए इन्होंने जो क्या किया, वो जो उपभोग की जो टोकरी बढ़ाई थी वो क्या कर दी, कम कर दी, कि नहीं पोषण के आधार पर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोषण के आधार पर ही होना चाहिए। तो पोषण के आधार पर वही जो मैंने आपको पिछले भी बता रखा है मिनिमम, लेकिन ये वाली चीज़ बढ़ा दी, ये बढ़ा दी कि अब जो है, क्योंकि मुझे बताओ, एक जो है 2004 में रिपोर्ट कमेटी बन रही है जो अपनी जो है रिपोर्ट उस टाइम पे 2009 में प्रस्तुत कर रही है, मतलब कि इससे बहुत पहले एक रिपोर्ट बनी है, तो उस टाइम पर ज़्यादा गरीब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 2009 में ज़्यादा गरीबी होगी या 2012 में, या 2012 में होगी या 2016 में, 2016 में या 2019 में। जाहिर सी बात है गरीबी लगातार उत्तरोत्तर कंटिन्यूसली क्या हो रही है, कम हो रही है भारत में। ठीक है, ये किसी भी देश में लगातार गरीबी कम ही होती है, क्योंकि विकास के संसाधन, ये रिसोर्सेज जो हैं लगातार सरकार जो है ऐसे काम करती रहती है, तो उसमें विकास होता रहता है। तो आपका जो 2012 में जो था, उससे पहले जो तेंदुलकर समिति थी उस टाइम पे गरीबी ज़्यादा थी, यहाँ पर गरीबी थोड़ी सी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो वो जो डाटा निकल के आता है, जैसे कि पूरे भारत में 29% है, तो वो डाटा यहाँ पे आके, चलो उसमें मत जाओ आप, इतना डीप मत जाओ। तो रंगराजन समिति आपका उपभोग, यूएन ने भी कहा है कि पोषण ही होना चाहिए, टोकरी मत बढ़ाओ, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन उसमें मत डालो। मनोरंजन भी था कि मूवी वूवी भी देखे वो गरीब कोई व्यक्ति, ऐसा होने लगा तो हो गया। फिर रंगराजन समिति 2012, इसने क्या किया, 47 कहा कि अगर 47 पर डे व्यक्ति शहर का अगर खर्च कर रहा है तो इट मीन्स ही इज़ नॉट पुअर, मतलब वो गरीब नहीं है। अगर गरीब गांव का व्यक्ति 32 पर डे अगर खर्च कर रहा है, मतलब अपने ऊपर उपभोग में खर्च कर रहा है, तो वो आपका गरीब नहीं है। अगर वो इससे कम कर रहा है, इट मीन्स अगर 31, 30, 29 कर रहा है तो वो गरीबी रेखा में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी बेसिक निर्धारित की, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, बहुत सारी कमेटियाँ बनी हैं जिन्होंने अपनी अपनी रिकमेंडेशन दी है सरकार को। सरकार फिर इन रिकमेंडेशन को मानती है नहीं मानती है वो उनके ऊपर है, बस कमेटी गठित कर देती है, देखो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सरकार तो जाएगी नहीं, अपने नुमाइंदों के उनसे ही वो ये काम करवाती है, करती है। ठीक है, तो ये आपकी कमेटी हो गई। मेन जो हमारी क्लास थी लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक, आपको इस पर ध्यान देना है। कमेटी आपको मोटी मोटी याद रखनी, नीलकांत आपकी, सुरेश, तेंदुलकर मतलब कि वाई के अलग समिति, और आपकी रंगराजन समिति, और पहली जो थी मैंने आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में बताया था। अब जो है लोरेंज वक्र, ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्टी 45 डिग्री पर इसको बनाओ, जल्दी इसको बना लो। ये भी लिख लेना, जनसंख्या और आय, इनकम, और ये आपकी पॉपुलेशन। दस, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज, इसको समझ लेना। लोरेंज वक्र को देख रहे हैं हम। लोरेंज वक्र जो है सापेक्ष गरीबी के लिए देखा जाता है, आपकी रिलेटिव
क्या देखा जाता है, पॉवर्टी के लिए देखा जाता है लो रेंज वक्र। कैसे मैं बता रहा हूँ, फिर सुन लीजिएगा आप। अगर इस तरीके का आपकी रेखा बन रही है 45 डिग्री पर, जैसे इधर जनसंख्या है, इधर आय है, और बीच में से बिल्कुल 45 है, 45 एंगल है, क्योंकि आपका ये कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका 90 हो जाएगा। तो जब पूरा 90 हो जाएगा तो बीच में से अगर मैं इसके 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का ये एंगल है। अगर 45 डिग्री का एंगल है तो ये आपका आदर्श लोरेंज वक्र माना जाता है। आदर्श लोरेंज वक्र, आदर्श लोरेंज वक्र का मतलब क्या है, आइडियल लोरेंज वक्र का क्या मतलब है, मतलब कि इस स्थिति अगर ये देश में बनी हुई है किसी भी के लोरेंज वक्र जो है 45 डिग्री पर है, तो उस स्थिति में उस देश में कोई भी आय में विषमता नहीं है। ठीक है, कोई भी किसी तरीके का गरीब कोई व्यक्ति नहीं है, सब बराबर है। क्या है, सबकी आय समान है, क्योंकि ये क्या है, लोरेंज सापेक्ष गरीबी के तहत बताया जाता है। जो मैंने आपको बताया, सापेक्ष गरीबी में कोई व्यक्ति किसी से गरीब है, लेकिन अगर आदर्श लोरेंज वक्र का जो है 45 डिग्री का एंगल बनता है तो कोई व्यक्ति किसी से गरीब नहीं होगा। ये कैसे मैं बताऊंगा, जैसे मेरी अगर आय जितनी होगी इतनी सलमान खान की होगी, इतनी अंबानी की होगी, सबकी इतनी होगी। अगर आदर्श आइडियल लोरेंज वक्र इस तरीके से बन रहा है 45 डिग्री से, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, ये आप लोगों को भी पता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। ये जनसंख्या की लाइन है, ये आपकी आय की लाइन है। अगर यहाँ अगर मैं इसको करूँ 10% जनसंख्या को 10% आय मिल जाती है, तो देखो 45 डिग्री एंगल पूरा बन रहा है। 20% जनसंख्या को 20% की आय हो जाती है, मतलब कि 80% फिर 80 हो जाएंगे। 30% को पूरी 30% की आय हो जाती है पूरी। 40% लोगों को 40% की आय हो जाती है। इसी तरीके से 50 लोगों को 50 की, 60 लोगों, मतलब कि जितने लोग हैं उसी परसेंटेज में उनको आय मिल जाती है। तो यहाँ पर कोई भी आय की विषमता नहीं है, क्योंकि आय की विषमता से ही कोई गरीब कोई अमीर होता है। सलमान खान की आय ज़्यादा है तो उसकी कंपैरिजन में हम गरीब हो गए, हमारी कंपैरिजन में किसी की आय और कम होगी तो वो हमसे गरीब होगा। लेकिन सबकी अगर आय इनकम एक जैसी हो जाए, सबको आय के रिसोर्सेज जो है या संसाधन जो है एक जैसे मिलें, सलमान खान हो चाहे कोई भी एक्टर हो या कोई भी गरीब व्यक्ति हो, तो आय की विषमता ना होने की वजह से कोई भी पॉवर्टी किसी के अंदर नहीं होगी। रिलेटिव पॉवर्टी, सापेक्ष गरीबी किसी के अंदर नहीं होगी। आय की विषमता नहीं होगी इसमें, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ आपसे, आदर्श लोरेंज वक्र वही है जिसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये स्थिति अगर आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आय की कोई विषमता नहीं है। सबको आय के जो है, किसी को 1 लाख मिल रहे तो दूसरे को भी 1 लाख, तीसरे को भी 1 लाख, चौथे को भी 1 लाख, सबको 1-1 लाख की सैलरी या आय, इनकम। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। अब जो है मैं मेन आपका बता देता हूँ जैसा देश का है हालत। ये तो रहेगा आइडियल वाला, ये किसी देश में नहीं रहता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, इसी आइडियल से जो है कंसीडर करेंगे आप कि हमें इतना होना चाहिए था, लेकिन हम है नहीं, तो हम एक वक्र बनाएंगे। इसे लोरेंज वक्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो देश का वक्र है वो इस तरीके से है, लटका हुआ। ये इसे यहाँ मिला लो, ऐसे, मतलब झुका हुआ है। झुका हुआ कैसे, मैं भी आपको बताऊँगा। देखो, इसको समझना ज़रूर है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। समझ गया तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल, ये 10% है, ये 20% है, ये 30% है। जनसंख्या ये है आपकी, तो मैंने यहाँ पर टिक लगा लिया। 30% जनसंख्या में मैंने टिक लगा लिया। अब ये टिक लगाने के बाद अगर मैं इसको ले गया यहाँ पर, इसको यहाँ मैंने ऐसे मिला दिया, या फिर मैं आगे की तरफ ले जाऊँ, चलो 40 ले लेता हूँ। 40 पर ले लिया मैंने, 40% जनसंख्या, और ये आपकी 10% आए। 40 पर लेना, 40% जनसंख्या और 10% आए, तो इसका मतलब यह है, अगर कहीं पर इस तरह का वक्र बन रहा होगा, लोरेंज वक्र, लोरेंज ने दिया है ये, तो उन्हीं के नाम पर लोरेंज वक्र पड़ा है। अगर इस तरीके की अगर बन रहा है वक्र, तो मतलब 40% जनसंख्या को ओनली क्या मिलता है, 10% ही आय होती है। बाकी 90% जो है और लोगों को होता है। और लोगों मतलब और जो देश में, जैसे इसको मैं और बढ़ा लेता हूं, यहां पर ये मैंने मोटा मोटा मान लिया, 90% मान लिया, और ये आपका 35 निकल कर आएगा। देख लो, आप खुद देख लो, 40 और 30 के बीच में क्या है, 45, 35, तो 30, मतलब कि 90% लोगों को 90% जनसंख्या को ओनली 35% जो है आपकी क्या हो रही है, आय हो रही है। तो
तो 30%, 35% जो है 90% लोगों को हो रही है। तो इसका मतलब ये है 35 अगर आय हो रही है तो कितनी बच रही है अभी, 65 बच रही है। तो इसका मतलब जो है 10% लोगों को जो है कितनी आय हो रही है, 65% हो रही है। 90% लोगों को ओनली 35 और ओनली 10% लोगों को 65%। तो 90% को जब आपकी 35 ओनली होगी तो ये तो कम हो गया, क्योंकि 10% को जब 65 हो रही तो वो ज़्यादा है। तो अगर लोरेंज वक्र इस तरीके का बनेगा तो उस स्थिति में जो है आय की विषमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या होगी, आय की विषमता ज़्यादा होगी। समझ रहे हो ना, एक बार और समझ लेना। देख लीजिए आप, जनसंख्या 40%, ओनली 10% उनको आय होती है, 10% आय होती है। 90% लोग हो गए तो उनको क्या हो जाएगी, ओनली 35% आय मिल रही है। बाकी जो 10% बच रहे हैं इनको जो मिल रही है 65% जो बची हुई उनको मिल रही है सारी। तो ऐसे तो आय की विषमता बहुत है, मतलब कि कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है और कुछ लोगों को आय बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो ये तो क्या है, आय की विषमता है। सापेक्ष गरीबी जो है बहुत ज़्यादा इस स्थिति में बढ़ जाती है, और ज़्यादा गरीबी, क्योंकि जिनको ज़्यादा मिल रही है आय तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम बहुत गरीब हो जाएंगे, जिनको मिल रही है वो अमीर हो जाएंगे। तो हम क्या हो जाएंगे, सापेक्ष निर्धनता क्या हो जाएगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। रिलेटिव निर्धनता जो है बढ़ती चली जाएगी। और अगर मैं इसको कहूँ कि ये लोरेंज वक्र है, अगर इसको और ज़्यादा मैं वक्र को बना दूँ, और देखो ये बताओ मुझे अब तो अगर मैं 90% पे आऊँ तो यहाँ पर अगर ले लूँ इसको और इसको मैं यहाँ से मिलाऊँ 10% पे लूँ, तो 90% पर ओनली 10%, 90% जनसंख्या को ओनली 10% क्या हो रही है, इनकम हो रही है, आय हो रही है। 90% लोगों को ओनली 10% जो है इनकम हो रही है। बाकी जो 10% बचेंगे उनको कितनी हो जाएगी, उनको 90% हो जाएगी, जो कि किसी देश में होता भी है। जैसे भारत में आप लोगों की पता है कि 90% जो आय है वो ओनली 10% लोगों को होती है या 5% को होती है। बाकी 10% लोग जो इनकम है 90% जो इनकम है ओनली 10% को मिलती है। एक बार इसको एक बार ध्यान से सुन लेना कि अगर 90% आय जो है ओनली 90% जो जनसंख्या है उनको ओनली 10% हो रही है, जो बचे 10% जनसंख्या उनको 90% की आय हो रही है। फिर एक बार सुन लेना, 90% जो जनसंख्या है उनको ओनली 10% हो रही है, 10% जो अब जनसंख्या बची उनको 90% की आय हो रही है। तो किसी देश में जब इस तरह की विषमता होगी तो सापेक्ष निर्धनता आप देखो लोगे खुद ही, सलमान खान होगा और फिर नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल होगा, अंबानी अंडानी होंगे, अटल आपके जो भी अडानी वगैरह होंगे, टाटा बिरला, सब ये क्या होंगे, टाटा बिरला होंगे और आप क्या होंगे, एक नॉर्मल, क्योंकि इतनी आय की विषमता, उनको इतनी आय होती है और आपको कुछ नहीं होती। तो सापेक्ष निर्धनता जो है बहुत बढ़ जाती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आदर्श लोरेंज वक्र से जितनी दूर ये वक्र जाता जाएगा किसी भी देश का, उतनी क्या है, सापेक्ष निर्धनता, सापेक्ष लोरेंज वक्र है। ये अब है नहीं, ये तो एक आइडियल मान लें 45, ऐसे बना हुआ है वो लोरेंज वक्र। किस तरीके से बना हुआ, ऐसे बना हुआ है। ऐसे बन जाए तो कुछ कहना ही नहीं है, फिर ऐसे बना हुआ है, फिर क्या पता ऐसे बना हुआ, तो अगर जितना वो डीप बना हुआ होगा, जितना नीचे की तरफ बना होगा, इसका मतलब ये है सापेक्ष निर्धनता इतनी ही ज़्यादा होगी, इतनी ही गरीबी होगी, या इतनी ही आपकी आय की विषमता होगी। आय की विषमता का मतलब किसी की 1 करोड़ की आय है और किसी की 1000 रुपये की, या किसी की 10 करोड़ की है तो किसी की 1000 की 500 रुपये की आय है। तो इतनी आय की विषमता हो जाएगी। ठीक है, ये आई होप समझ रहे होंगे, पता नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखना अगर आप इसको बार बार देखोगे इस लेक्चर को तो मे भी आप समझ जाओगे। आदर्श से आप इधर अगर चले जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। पूरे देश में इस तरीके की विषमता होती जाएगी। कई बार क्या होगा, अगर ये पूरा इससे मिल गया तो ख़त्म ही समझो मामला। ख़त्म का मतलब किसी एक ही व्यक्ति पर हो रही है, 99% लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा। जैसे अगर मैं इसको मिला दूं यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो देख लो, मुझे बताओ क्या यहाँ पे 90% हो गया और 90% को जो है 0% हो रही है, 90% को 0 या 1% आय हो रही है, तो 10% को कितनी हो जाएगी, 99% हो जाएगी। तो एक टाइम ये आएगा कि पूरा अगर यहाँ पे मिला जाएंगे तो एक ही व्यक्ति के पास सारी आय जा रही है, अंबानी के पास ही सारी आय जा रही है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिल रहा है अगर यहाँ पे इसको मिला दिया जाए।
समझ रहे होंगे आई होप आप इसको। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड लाइन है 45 डिग्री, लेकिन ये उसी की कंपैरिजन में ये आपकी एक भयावह स्थिति है। अगर लोरेंज वक्र ऐसी बढ़ता चला गया किसी देश में तो वहाँ पे आई की विषमता का लेवल आप इमेज भी नहीं कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। उसके बाद जो है आपका गिनी गुणांक आता है। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आ गया हो तो बताना। अब जो है हम गिनी गुणांक देखते हैं। लोरेंज वक्र का मैथमेटिकली रूप ही आपका क्या कहलाता है, गिनी गुणांक कहलाता है। समझते हैं, चलिए। इसको एक बार जरूर बना लेना सही से, ठीक है, सोच भी लेना सही से कि मैं क्या कह रहा हूं। ये तो 45 आपको स्टैंडर्ड रखना ही है, ये तो किसी भी देश के लिए ज़रूरी है इतना मानना। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए किसी देश में, बहुत बड़ी बात है लेकिन होना चाहिए। अब ये एक जो है आपका ये मैंने मान लिया अपने भारत का है, ये ऐसा मान लिया कि भारत का है, भारत का इतना लटका हुआ है इस तरीके से, एक ये हो गया। तो इसको मैं मान रहा हूँ जो हमारा लटका हुआ ए और इसका जो है पूरा बी। आदर्श लोरेंज वक्र से आपका इस तरीके, एक तो ये पूरा क्षेत्र होगा और आदर्श लोरेंज वक्र से जो उस देश का निकल कर आया है, वास्तविक जो निकल कर आया, एक आदर्श लोरेंज वक्र है, ये मान लिया मैंने, जो रहेगा 45 डिग्री। एक आदर्श लोरेंज वक्र है जो मैं आपका बता रहा हूँ, ये वाला 45। एक जो किसी देश का बनेगा, क्योंकि ये तो 45 होगा नहीं, मतलब पूरा किसी देश में आपको पता है सबको बराबर इनकम नहीं मिल सकती, तो लोरेंज वक्र जरूर ऐसा होगा। एक तो ये होगा वास्तविक जो बना हुआ है, एक जो है हम पूरा कवर कर लेते हैं। तो गिनी गुणांक को अभी थोड़ा सा लेट समझ में आएगा। जैसे ये आपका गिनी गुणांक हो गया, गिनी गुणांक, इसमें क्या है आपको इक्वल टू, यहां पर लिखना है आपको आदर्श से जितना उस देश का लोरेंज वक्र बन रहा है, आदर्श से जितना उस देश का लोरेंज वक्र बन रहा है, उसी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। आदर्श से जितना उस देश का लोरेंज वक्र बन रहा है, ये लिख लीजिएगा। फिर नीचे लिखिएगा हर में आपका आदर्श से पूरा, आदर्श से जो लास्ट वाली रेखा है पूरा, उसको काउंट करेंगे। तो आदर्श से पूरा लोरेंज वक्र, आदर्श लोरेंज वक्र से पूरा जो क्षेत्रफल है, आदर्श लोरेंज वक्र से पूरा क्षेत्रफल नीचे लिखेंगे। अब इसको मैं लैंग्वेज वो दे देता हूँ, ये आपको उस अपनी लैंग्वेज में, लेकिन इसको जैसे ध्यान रखना, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया है। तो आपका गिनी गुणांक इज इक्वल्स टू आपका जो आदर्श है उससे जो वास्तविक किसी देश का बन रहा है, तो वो आपका ए बन रहा है, आपको भी दिख रहा है ए बन रहा है, ए बन रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे मैंने आपको हर में क्या बताया है कि आपका बी पूरा लेना है, पूरा आदर्श से पूरा लेना है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ये भी लूंगा और ये भी लूंगा। एक तो मैंने ले लिया जितना उस देश का बन रहा है, लेकिन एक में लूंगा मैं पूरा जो हर में लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। ए मतलब कि जो बन के आया है, पहला जो 10 बनकर आया है, टोटल जो है आपका 100 है, उसमें से 10 ओनली बन के आया है, तो निकल कर जो आएगा 0.1%। तो गिनी गुणांक जो है आपका 0.1% है। अब इसको अभी समझा नहीं, मुझे पता है। अब मैं इसको जो है ये 10 माना है, तो ये मैंने आपका इस तरीके से ले लिया और ज़्यादा, मतलब कि लोरेंज वक्र किसी देश का ज़्यादा बन रहा है, अब कम नहीं बन रहा। अब जो है मैंने इसको ले लिया बी, ये इतने को ए माना पूरे को। तो पहले अगर 10 था तो अब ये यहाँ पर आगे कितना हो जाएगा, 40 मान लो, बीच में 40 मान लो, या बीच में आ गया पूरा तो 50 मान लो। लोरेंज वक्र जो है पूरा तो 100 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 100 है, लेकिन बीच में अगर मान लूँगा तो 50 मान लूँगा मैं, तो आपका 50 पूरा अगर 100 है तो ए और प्लस बी, तो ध्यान रखना ए और ए प्लस बी, मतलब कि ए की वैल्यू है और ये आपकी ए प्लस बी की वैल्यू है, तो 50/100 तो 1/2, मतलब कि 0.5। मतलब कि आपका अगर जितना
लोरेंज वक्र मैथमेटिकली रूप है, ये तो आप लोगों को भी पता है कि जितना लोरेंज वक्र लटकता जाएगा नीचे की तरफ आय की विषमता इतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन मैथमेटिकली फॉर्म का मतलब ये है, मैथमेटिकली फॉर्म का मतलब ये है कि आपका यहाँ से यहाँ 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 इस तरीके से नीचे की तरफ होता चला जाएगा, तो आपका जो है आय की विषमता इतनी ही होती चली जाएगी। क्या होती चलेगी? इतनी ही होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी मतलब। तो आपका ये 0.5, ठीक है। अब जैसे कि अभी और इसको मैं कर लेता हूँ, इसको मैं 70 पर ले लेता हूँ, तो 70 में क्या आएगा? 70 प्लस पूरे का 100, तो 0.7। बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। एक बार क्या होगा, ये पूरा यहाँ पर मैंने मान लिया, पूरा लोरेंज वक्र मान लिया, पूरा ही मान लिया कि मतलब कि जो वक्र बन के आया वो पूरा बन के आया, तो पूरा और पूरे दोनों जुड़ जाएंगे। ये एक तो a और a प्लस बी, मतलब कि ये मैंने आपका पूरा 100 माना था, ये तो 100 है, लेकिन ये भी पूरा 100 हो चुका है, ये भी आपका पूरा 100 हो चुका है, तो ये जो निकल कर आएगा 1। कितना निकल कर आएगा? 1। तो मतलब अगर गिनी गुणांक की वैल्यू 1 निकल कर आती है, गिनी गुणांक की वैल्यू 1 निकल कर आती है, तो उस देश में आय की विषमता सबसे ज़्यादा अधिक है। क्या है? आय की विषमता सबसे ज़्यादा अधिक है। और इसको अगर लोकल लैंग्वेज में समझेंगे, आदर्श वक्र से, आदर्श लोरेंज वक्र से जितनी दूर वास्तविक लोरेंज वक्र बनता जाएगा, जितनी दूर जाता जाएगा, उतनी उस देश में जो है आपकी आय की विषमता होती चली जाएगी, आय की विषमता बढ़ती चली जाएगी। अब मुझे बताओ, जब इस रेखा पे आ चुका है तो सर्वाधिक आय की विषमता हो चुकी है, मतलब कि 99% किसी एक ही व्यक्ति पर सारी सैलरी जा रही है, सारी इनकम जा रही है, और बाकी लोगों पर कुछ भी नहीं जा रहा है, सब एक ही खा रहा है, एक के पास ही सारी इनकम आय हो रही है। लेकिन अगर मैं इसका अपोजिट लूँ, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये जो लटका हुआ मैंने 100 लिखा है, तो इसको मैं यहीं पर लाके इसको यहाँ पे कर लूँ। अगर ये 100 यहाँ पर है तो यहाँ पर ये लोरेंज वक्र 90 भी है, यहाँ पर 70 भी है, 50 भी मैंने जैसा बताया था, यहाँ पर 10 भी बताया है, तो यहाँ पर आपका ये 0 भी तो होगा, इस रेखा पर 0 होगा ना। तो एक जगह क्या है, a की वैल्यू 0 होगी, और a प्लस की वैल्यू मैं भले ही 100 रख दूँ, जो मैंने आपको बताया a प्लस बी, चलो a प्लस बी नहीं तो वो पूरा क्षेत्रफल आप 100 मान लो, और एक यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर बन रहा है। कई देश में ऐसा भी तो होगा ना, यूरोप जैसी कंट्री में, भारत जैसी में तो ये आलम है, आप लोगों को भी पता है 90% लोगों को जो है 10% मिलती है, और 10% को 90% आय मिलती है। लेकिन यूरोप जैसी कोई कंट्री मान लो, कोई ऐसी कंट्री है जिसने आय की विषमता सबको खत्म कर दी है बिल्कुल, तो वो वहाँ पे बिल्कुल इसके समान बनेगा। तो आपका वो 0 a प्लस बी पूरा 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी का भी करो वो 0 हो जाएगा। मतलब कि इसका गिनी गुणांक का ये निकल कर आता है कि जिस भी देश में अगर गिनी गुणांक 0 निकल कर आता है, तो उस देश में आय की विषमता बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? आय की विषमता बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर किसी देश में गिनी गुणांक 1 निकल कर आता है, तो वो आय की विषमता वहाँ पर क्या है? सर्वाधिक है। तो इसलिए जो है ना ये निकल कर आता है ना ये निकल कर आता है। अगर निकल कर आए, ये वाली स्थिति तो बनेगी नहीं, अभी तक कहीं बन नहीं रही, ये बन जाती है कुछ देश में, या बनी भी है, मतलब कि 90% 10%। हालांकि ये बिल्कुल नहीं बनी कि कुछ व्यक्ति को कुछ हो ही नहीं रहा, एक वाली स्थिति नहीं बनी। मैं एक नॉमिनल बता रहा हूँ, निकल के जो आती है मोटी मोटी 0.3 निकल के आती है। 0.3 का मतलब 30% जो है आपकी आय मिलती है 70% लोगों को, ठीक है। मतलब कि हाँ 90% लोगों को 30% में आय मिलती है, और 10% लोगों को 90% आय मिलती है। तो वो समझ चुके होंगे, आई होप आप इसको, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना कि एक जो है सर्वाधिक गिनी गुणांक जो है, एक जो आता है सर्वाधिक आय विषमता को दिखाता है, और 0 जो है कोई आय विषमता नहीं है। बड़ा बढ़िया चल रहा है देश, बहुत बढ़िया पैमाने स्केल पर काम कर रहा है लगातार, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं। लोरेंज और गिनी गुणांक जो है आप समझ गए होंगे। लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर आया होगा तो बताना, दोनों चीज़ें बताना, ठीक है। इससे आगे सिलसिला जो है आपका, जो मैंने आपको बताया था जनसंख्या, निर्धनता और अनएम्प्लॉयमेंट, अगला लेक्चर जो होगा आपका अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। और प्लीज़ थोड़ा बहुत लग रहा होगा, थोड़ा पसीना दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।